गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास में हमारा क्षितिज गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 लिहाजा की ओर, उस चैप्टर को जो फुल चैप्टर है उसका मैं दोबारा से उसका एक्सप्लेनेशन दोबारा से आपको समझाऊंगी, क्योंकि मैं अभी तो पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही थी, पैराग्राफ से रिलेटिव क्वेश्चंस आपको बता रही थी, आपको समझा रही थी, फिर आप उनके आंसर्स मुझे लिख के दे रहे थे और मैंने एमसीक्यूज़ टाइप में भी कुछ आंसर्स आपको दिए थे इस चैप्टर से रिलेटिव। तो बच्चों, ये जो है एग्ज़ाम में कैसे एमसीक्यूज़ टाइप में क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। रिटन वर्क में भी मैंने आपको गूगल क्लास पर आपको वीडियो में भेज दिए हैं। तो अब मैं आपको जो बता रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताए थे। अब मैं आपको ये कि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि ये दोबारा से चैप्टर एक्सप्लेन कर दीजिए मैम, कुछ ज़्यादा इसके वर्ड कुछ बीच बीच में बहुत टफ है, स्टोरी मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो फिर मैंने सोचा है कि एक दो बच्चों को क्यों, मैं अपनी पूरी क्लास को ही ये जो है चैप्टर दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बच्चों, लिहाजा की ओर जो हमारा चैप्टर है, इसमें राहुल जी की प्रथम यात्रा का वर्णन किया गया है। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस यात्रा का वर्णन है जो इन्होंने, तिब्बती यात्रा का वर्णन है जो इन्होंने नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने क्या किया, एक भिखारी का वेश धारण किया और उसने जो थी अपनी यात्रा की। इसमें तिब्बत की राजधानी लिहाजा की ओर जाने वाले, यहाँ पे लिहाजा की ओर है तो ये लिहाजा को ही जा रहे थे, तो इन्होंने लिहाजा की ओर जाने वाले जो दुर्गम रास्ते थे, जो कठिन, दुर्गम मीन्स होता है कठिन, है ना, जिन रास्तों पर जाना चलना बड़ा कठिन होता है उनको दुर्गम बोलते हैं। दुर्गम यानी कठिन रास्ता। तो दुर्गम क्या है कि दुर्गम रास्तों का भी वर्णन किया है और अपनी बड़ी ही रोचक शैली में इन्होंने वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय तिब्बती समाज के बारे में भी इन्होंने बीच बीच में बताया कि जाने जहाँ जहाँ ये जाते जा रहे हैं वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है, यानी हर चीज़ का इन्होंने वर्णन किया है और बड़ी ही सरल भाषा में, अच्छी भाषा में किया है। देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर क्या है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। यानी ये जिस रास्ते से जा रहे थे वो नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता था, यानी नेपाल के रास्ते से वो तिब्बत जा रहे थे। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तब नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जो थी वो जाया करती। तो उन्होंने कहा था कि कलिंगपोंग का जब रास्ता भी नहीं खुला तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें जो है वो इसी रास्ते से, जिस रास्ते से जो राइटर जा रहा था उसी रास्ते से जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियाँ, किले बने हुए थे, जिसमें से एक चीनी पलटन भी रहा करती थी। यानी कहा है कि ये सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता ही भी नहीं था बल्कि सैनिक रास्ता भी था। इसमें जगह जगह पर फौजी चौकियाँ बनी हुई थी और वहाँ पर चीनी पलटन भी रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिरे हुए जो है, आजकल बता रहे हैं कि अब बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, जब वो फौजी मकान गिर गए हैं, वहाँ से फौज हट गई है, तो वहाँ पर लोग, जो किसान लोग जो हैं वो रहने लगे हैं, उन्होंने अपना बसेरा बना लिया है। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, यानी कुछ आबाद, यानी कहाँ आबाद मीन्स वहाँ पर बस्ती रहती है, कुछ घरों में क्या है, लोग रहते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्ष एक चीनी किला था, वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। इन्होंने बताया है कि कुछ घरों में आबादी दिखाई देती थी और कुछ एक ऐसा पुराना किला जो था, परित्यक्त मीन्स त्यागा हुआ किला था, जहाँ पर हम वहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी थी। यानी इन्होंने कहा है कि बहुत सारी परेशानियाँ भी यात्रियों को उठानी पड़ती हैं, लेकिन कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति और छुआछूत का कोई सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। यानी आप किस जाति के हो, क्या हो, आप अगर किसी के घर पहुँचते हो तो कोई आपको ये नहीं, जाति पाति का कोई विरोध, मतलब कोई किसी बात का छुआछूत का कुछ भी हो, और औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, यानी और सबको आने देते थे, बस भिखारियों को नहीं आने देते थे कि वो घर में आके चोरी कर लेंगे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर भी जा सकते थे, अगर भिखारी नहीं हो तो आप जा सकते हो। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या फिर सास को, है ना, या सासू को, यानी जो बहू की सास है उसको अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग में भी मिट्टी बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपरिचित हैं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि आप अगर आपके पास झोली में चाय है तो आप उसको चाय दे दोगे
वो आपकी चाय पका देगी। आप उसमें मक्खन और सोडा नमक भी दे दोगे, वो भी डालकर वो क्या कर देगी, दूध वाली चाय भी बना देगी। और अपने रंग बिरंगे मिट्टी के टोटीदार बर्तन में, यानी जो बताया गया है कि उस समय रंग बिरंगे मिट्टी के टोटीदार बर्तन चलते थे जिनमें वो लोग चाय पीते थे। यानी इसका मतलब है राइटर बताता जा रहा है कि वहाँ कैसे, मतलब वहाँ का सामाजिक वातावरण कैसा था, वहाँ के लोग क्या क्या पहनते थे, क्या क्या खाते थे, कैसे किन बर्तनों को यूज़ करते थे, मतलब वहाँ का कल्चर जो है वो बता रहा है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। कह रहे हैं कि आपने मक्खन दिया तो शायद आपको लग रहा है कि अगर मतलब जो किचन जो है वो चौका जो इन्होंने बताया कि वो दूर है, अगर चूल्हा जो है वो दूर है और आप उसमें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो आप खुद जाके भी, आपको लग रहा है कि मक्खन हमारा चाय में पूरा नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर भी वहाँ चाय बना सकते हो। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। कह रहे हैं कि चाय जब बन जाती है, चाय का जब रंग तैयार हो जाता है, उसके बाद उसमें मक्खन और सोडा पड़ता है। प्रत्यक्ष चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। इन्होंने कहा है कि इस बच्चों इस स्टोरी में इन्होंने पूरे तरीके से आपको ये नहीं बताया है कि वो राहदारी मांगने आया तो हमने वो चिटें दे दी, यानी चिटें अभी इन्होंने बताया नहीं है। अभी यहाँ तक जितना हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने भी ये नहीं बताया कि वो चिटें इन्हें कहाँ से मिली। अभी इन्होंने कहा है राहदारी मांगने वाला। बच्चों राहदारी मीन्स होता है जो रास्ते में, मतलब हाँ राहदारी, आप राह का जो रास्ते का जो किराया जिसको हम देते हैं, मतलब टैक्स देना होता है ना, कि जहाँ हम जैसे आप टैक्स टोल देते हो, वही बोला है कि एक बॉर्डर पार करके यानी हमें वहाँ पर कुछ पैसे देने पड़ते थे, तो वही राहदारी होती है। तो मांगने आया तो हमने दोनों चिटें दिखा दी, उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, यानी बता रहे हैं कि उसी दिन जिस दिन हमने यात्रा शुरू की, हम थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यानी वो पहला भी था और वो पहले के आखिरी गांव में, और पहला भी था और वो आखिरी भी था। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। और सुमति के कौन, सुमति जो थे वो इनके मित्र थे, है ना। सुमति वहीं के, मतलब सुमति वहीं के रहने वाले थे। तो कहा है कि सुमति जो थे वो इनके मित्र थे और वहाँ के सुमति के आदमी बहुत सारी जान पहचान वाले थे और भिखमंगे भी, और जो है भिखमंगे रहने पर भी ठहरने को उन्हें अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि वो भिखारी थे। और बल्कि आपको बताया गया इसमें कि भिखारियों को जगह नहीं मिलती थी, लेकिन उनकी जान पहचान के जो सुमति थे, उनकी जान पहचान के आदमी होने के कारण वहाँ पर उनको जो था रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। अब कह रहे हैं कि उन्होंने यात्रा बता दी कि हम वहाँ जब पहुँचे थे तो भिखमंगे के वेश में पहुँचे और हमें बड़ा सम्मान मिला और हम बड़े अच्छी सी जगह पे रुके। लेकिन कह रहे हैं कि दोबारा जब हम 5 साल बाद वहाँ पर घोड़े पर सवार होकर आए, और भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। कह रहे हैं कि दोबारा जब हम वापस आ रहे थे तो हमें किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी, बल्कि हम भद्रवेश में आ रहे थे। यानी भद्रवेश में तो हमें लोग जगह दे सकते थे, सिर्फ भिखारियों को नहीं देते थे। तो कह रहे हैं हम एक बहुत ही गरीब झोपड़ी में ठहरे, जब हमें कोई मिला ही नहीं तो फिर हमें एक ऐसी झोपड़ी हमें मिल गई, उसी में हम ठहर गए। यानी गरीब झोपड़ी का मतलब होता है एक बेकार सी जो ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी हो, उसमें वो ठहर गए। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। वो ये कह रहे हैं कि हमें गरीब की झोपड़ी में इसलिए ठहरना पड़ा क्योंकि रात में वहाँ के लोग जो थे वो एक छंग पदार्थ होता था जिसको हम भांग भी बोल सकते हैं, वो पीकर बहुत ही कम लोग अपना होश हवास दुरुस्त रखते थे, यानी होश हवास में रहते थे। तो उन्हें पता है उन्हें मतलब होश ही नहीं होता था। जब होश नहीं हुआ तो किसी ने उनको अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दी। अब हम सबसे बिकट डांडा थोंगला पार करना था। अब बता रहे हैं कि अब हमें सबसे बिकट मीन सबसे कठिन जो था वो डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता था। बताया सबसे खतरनाक जगह थी वहाँ की, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। यानी 16 जो हमारा बता रहे हैं कि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है और 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण, कितनी ऊंचाई होने के कारण, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ जो मीलों तक कोई गांव भी नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक
आदमी को देखा भी नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी, यानी जाहिर सी बात है बच्चों, जहाँ पर कोई नहीं रहता और जहाँ पर कोई आता जाता, मतलब आते जाते तो है क्योंकि रास्ता था वो, तो आते जाते लोग कम है, तो वहाँ पर लोग कौन रहते थे, डाकू लोग ज़्यादा रहते थे। तो बताएं डाकुओं के लिए बहुत अच्छी जगह थी। तिब्बत में गाँव में आकर खून हो जाए तब भी खूनी को सज़ा भी नहीं मिल सकती थी। बताया है कि तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, यानी ऐसी खतरनाक जगह वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अगर किसी का खून भी हो जाता है तो खूनी को सज़ा भी नहीं मिलती है। लेकिन इस निर्जन सज़ा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पर कोई पुलिस कोई कुछ है ही नहीं वहाँ पर, तो फिर सज़ा किसको मिलेगी और हमें क्या पता कि किसने मारा है। लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था, यानी कोई मर जाता था किसी को कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, मर गया है तो सबको पता है डाकुओं ने मारा होगा, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि कौन डाकू है क्या है, और उस डाकू का सामना भी नहीं कर सकता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना पैसा ही नहीं खर्च करती थी और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था। बता रहे हैं कि ऐसा वहाँ पर मतलब कानूनी कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता था, कोई कानून मतलब वहाँ पर कोई पुलिस भी नहीं थी, कोई थाना भी नहीं था, कोई चौकी भी नहीं थी, तो वहाँ पर क्या था, डाकुओं का ही राज था। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। बताया गया कि वहाँ का हथियार का कोई कानून नहीं था, यानी आप अगर कुछ बंदूक वगैरह कुछ या पिस्तौल वगैरह या पिस्टल वगैरह रख रहे हो तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस कारण जो लोग थे वो लोग, हर व्यक्ति जो था वो अपने साथ पिस्टल या फिर अपने साथ बंदूक रखता था। तो बता रहे हैं कि उसका हथियार का भी कोई कानून वहाँ पर नहीं था। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद से अपने प्राणों का खतरा है। डाकू पहले लोगों को मारते थे और बाद में लूटते थे। वो पहले इसलिए मारते थे कि अगर उन्हें वो पहले लूटेंगे तो वो जो यात्री हैं उनके पास भी बंदूक हो सकती है, उनके पास भी पिस्तौल हो सकती है, तो फिर इससे डाकुओं को भी खतरा है। तो डाकू सबसे पहले उन पर अटैक करते थे, उन्हें मारते थे और उसके बाद उनका जो सामान होता था उसे उनसे मतलब ले जाते थे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोंगला के पास एक खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। उन्होंने कहा है कि हम वहाँ गए तो हमें पता लगा कि वहाँ पर एक खून हो गया है, तो कह रहे खून की भी हमें परवाह हम नहीं करते क्योंकि वो भिखारी थे और भिखारियों को कोई जो है मतलब कोई खतरा नहीं था, ना कोई उन्हें मारता था, ना कोई उन्हें पीटता था, ना कोई उन्हें लूटता था। वो अपना एक्टिंग बता रहे कि वो कैसे एक्टिंग करते थे। देखिए उन्होंने बताया है कि क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, जहाँ कहीं हमें लग रहा है कि शायद ये डाकू हो कुछ हो, तो हम क्या करते, वहीं पर अपनी टोपी उतार कर और जीभ निकाल कर कुची कुची मीन्स होता है बच्चों दया दया और एक पैसा कहते और भीख मांगने लगते। यानी वो बता रहे हम जीभ निकाल कर भीख मांगने लगते थे दया दया कहते हुए। लेकिन पहाड़ की ऊँची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ने और जो है हम चढ़कर भी चले जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये तो सब बता रहे कि हम भीख मांग लेते थे, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई चढ़ाई जो थी बहुत ऊंची थी। मैंने आपको बताया कि 17 कितनी थी, जो ऊंचाई जो थी वो 16-17 हज़ार फीट थी। तो कह रहे हैं कि उसको चढ़ना आसान नहीं था। तो उन्होंने अपने सुमति से कहा कि हम लोग जो हैं यहाँ पर आप बता रहे हैं कि और अगला पड़ाव इनका 16-17 मील से कम नहीं था। तो बता रहे हैं कि हमने कहा सुमति से कि यहाँ के लिए जो है लंकोर तक के लिए हम 2 घोड़े कर लेते हैं और सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने जगह जगह की यात्रा का वर्णन किया है। अब आप ये मत सोचिए कि वो लाइन वाइज कहाँ पहुँचे, वो जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ का वर्णन कर रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि हम इसके बाद यहाँ पर। आप देखिए उन्होंने डांडे तिब्बत में सबसे खतरे वाली जगह बता दी जो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। अब ये कह रहे हैं कि अब हमारा अगला पड़ाव जो था वही 16-17 ही है बेटा, वो मील के लिए बोला है इन्होंने। अब कह रहे हैं कि लंकोर तक के लिए उन्होंने 2 घोड़े कर लिए। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर ही चढ़े कि डांडे से पहले एक जगह चाय पीकर दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यानी जहाँ पर ये खड़े थे वहाँ का ये वातावरण बता रहे हैं कि दोपहर का वक्त था। समुद्र तल से हम जब 17 और 18 हज़ार फीट ऊंचे जब हम खड़े थे तो हमारी दक्षिण दिशा की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय से हजारों श्वेत शिखर जो थे वो हम मतलब हजारों श्वेत शिखर चले गए थे
और बता रहे हैं कि भीटे की और दक्षिण वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे, यानी कह रहे हैं कि पहाड़ों पर कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई हरियाली नहीं। बता रहे हैं कि दक्षिण दिखने वाले है ना, भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दी। ये उन्होंने वहाँ का भौगोलिक स्थिति बताई है कि कैसी कैसी भौगोलिक स्थिति मीन्स वहाँ पहाड़ कैसे थे, पेड़ पौधे कैसे थे, वही सब बताया। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सर्वोच्च मीन्स सबसे ऊंचे स्थान पर जो डांडे के देवता थे उनका स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। इन्होंने बताया है कि जो सबसे ऊंची चोटी पर यानी सबसे ऊंची जगह पर डांडे के देवता का स्थान था, और उस देवता को कैसे सजाया गया था, जो पत्थरों के ढेर यानी पत्थर थे वहाँ पर, और जानवरों के सींगों से, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था, है ना। वहाँ पर रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियाँ लगी हुई थी। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। कह रहे चढ़ाई तो काफ़ी टफ़ थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी, टफ़ नहीं थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया और मैं दोनविक वस्तु, देखिए ये शब्द क्या है बच्चों, देखिए दोनकिव कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोनवी कस्तों यानी मतलब मदमस्त होकर, यानी मस्ती में कि हाँ अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा। तो बता रहे हैं कि मैं घोड़े पर क्या था, झूमता हुआ चला जा रहा था। अब इसके आगे देखिए, कह रहे हैं कि जब मैं जा रहा था तो मेरा घोड़ा जो था वो सुस्त पड़ गया और एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी 2 रास्ते निकल रहे थे और मुझे यही नहीं पता कि मुझे किस साइड में जाना है। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील तक चला गया, यानी 1.5 मील तक चला गया और 1.5 मील तक वो गलत रास्ते पर चला गया। आगे एक घर पूछने पर, एक घर में जब मैंने पूछा तो लंकोर का रास्ता उसने दाहिना वाला बताया। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, यानी 1.5 मील वो गलत रास्ते पर चले गए थे। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था, यानी गांव से मैं मील भर दूर था, तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने सुमति को बताया, जो थे वो सुमति कौन थे, मंगोलों थे, और बताया कि मंगोलों का जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनका मुंह जो है वो क्या हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। उनको गुस्सा आया, वो कह रहे हैं कि मैंने 2-3 टोकरी कंडे भी फूंक डाले और चाय भी पी ली और तुम अभी तक नहीं आए, तुम्हें इतनी देर हो गई, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोला, वो गुस्से में थे, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने नरमी से बड़ी सहजता से जवाब दिया कि मेरा कसूर नहीं है। मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, बताने कि घोड़ा अच्छा नहीं है, घोड़ा बड़ा सुस्त था, बड़ा धीरे धीरे चला। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, यानी उनका दोस्त जो मित्र जो था, जितनी जल्दी उसको गुस्सा आ रहा था उतनी जल्दी उसका गुस्सा ठंडा भी हो गया। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। इन्होंने कहा जब वो लंकोर में पहुँचे तो उनकी भी अच्छी जगह उन्हें ठहरने को मिला। वहाँ पर एक यजमान थे जो पहले ही चाय सत्तू खाया गया, यानी यजमान जो थे उनके जान पहचान के थे, और बता रहे कि हमने चाय और सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। बच्चों, थुक्पा जो एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, और वो जो है ये बता रहे हैं कि उसमें दलिया होता है और थोड़े उसके मांस के टुकड़े वगैरह पड़ते हैं, है ना, तो उसी को मिला के और पतला पतला बनता है। तो अब तो हम पतला यानी लिक्विड उसमें बनता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़, अभी आगे पहुँचे तो तिंगरी का विशाल इन्हें मैदान मिला जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ी। बता रहे हैं कि पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधिगिरी, ठीक है। जो इन्हें एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम क्या था, तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में से सुमति को कितने ही यजमान थे,
जो सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान कौन होते हैं बच्चों? कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। यजमान जैसे हम लोग बताते हैं जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, तो वही इनके भी जो बता रहे हैं कि तिब्बत जहाँ पर ये पहुँचे थे वहाँ पर भी जहाँ पर वो उस समाधिगिरी में पहुँचे थे उस मैदान में, उसमें तो बता रहे हैं वहाँ पर जो थे वो यजमान इनको मिले। तो वही बताया है कि और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बच्चों ये भी बताया है कि मतलब अंधविश्वास था कि इन्होंने कहा है कि बोध गया से जो पट्टियाँ पतली पतली जो कपड़े की पट्टियाँ आती हैं, आसपास के गांव में एक सुमति के कितने ही यजमान थे, है ना, बहुत सारे यजमान थे। और कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते। इन्होंने कहा है कि वहाँ पर इन गंडों की बड़ी मान्यता थी। और गंडे किसको बोलते हैं? कपड़े की पतली पतली पट्टियों को। तो कह रहे हैं कि गंडे वो बताए जाते थे कि वो बोध गया से आए हुए हैं। तो अगर बोध गया वाले गंडे जो है वो ख़त्म हो जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने पास के कपड़े को उसकी पट्टियाँ काट लेते थे, वही छोटी छोटी मतलब पतली पतली पट्टियाँ, और कह देते थे ये बोध गया से लाए हुए गंडे हैं। वे अपने यजमान के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। यजमान जो थे वो कौन, सुमति जो थे वो अपने यजमान के पास जाना चाह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो वहीं जाएंगे और वहाँ जाने कितने दिनों तक रुकेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। उन्होंने कहा कि जिस गांव में तुम ठहर रहे हो उस गांव में क्या करो, इन गंडों को दे दो, है ना। वो गंडे बच्चों जो होते हैं वो मंदिर उनका जो भी है वहाँ पर लगाए जाते हैं, मान्यता मांगी जाती है, अपनी मन्नत जो है वो मांगी जाती है। इसके लिए मैं तुम्हें लिहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। उन्होंने कहा कि इसी गांव में रुको और इसी गांव में गंडे बांटो, कहीं और मत जाओ। और बताया कि अगर मतलब ऐसा करोगे तो मैं लिहासा तक जब पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें रुपए दूंगा। सुमति ने जो था वो स्वीकार किया। सुमति ने कहा ठीक है। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला। बता रहे हैं कि दूसरे दिन इन्होंने ढूंढने की कोशिश की, सवेरे ही चल दिए तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे तक धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। बता रहे हैं कि अच्छा था, क्या अच्छा था, सवेरे तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे ही क्या होती है, दिन में जो है वो तिब्बत में क्या होती है, बहुत तेज़ धूप होती है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तभी गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे तक सूरज की ओर मुँह करके हम लोग जो थे वो चल रहे थे। ललाट धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा था। कह रहे हैं कि ठंडा भी था और गर्म भी था। लेकिन जब वो बता रहे 2 बजे के बाद का मौसम ऐसा था, लेकिन 10-11 बजे का जो दिन का जो मौसम था वो कैसा था, बड़ा ही गर्म था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और फिर चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, है ना। अब वो तिंगरी पहुंच गए और बताने सुमति जो उनका मित्र था उसके परिचित जो थे वो तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। अब वो एक और आदमी वो यजमान से मिलना चाहते थे और इसलिए उन्होंने क्या करा, शेखर बिहार की तरफ चल दिए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े ज़मींदारों में बटी है। बता रहे हैं कि वहाँ की ज़मीनें जो है वो छोटे बड़े ज़मींदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार भी मिल जाते हैं। बताया कि कुछ अपने आप करते हैं और उनके लिए उन्हें मज़दूर जो है वो मिल जाते हैं। बेगार में मज़दूर यानी मुफ्त में। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। बताया है कि वहाँ खेती को जो देखभाल करने वाला था उसे भिक्षु कहते थे, और वो जो था वो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। शेखर यानी उसकी वैल्यू जो है वो राजा की तरह होती है, यानी वो उनका इंतज़ाम, खेती का इंतज़ाम देखने के लिए आता था, वो कैसी खेती चल रही है, क्या हो रहा है, और वो शायद उन लोगों को जो करवा रहे होते हैं उनके लिए कुछ पैसे वैसे भी देता होगा, इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो किसी राजा से कम नहीं था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी जो नम से बड़े भद्र पुरुष थे। शेखर की खेती के मुखिया कौन थे, भिक्षु या नम से। अगर भिक्षु आए तो भिक्षु, नम से आए तो नम से।
शेखर की खेती के मुखिया नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था। बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे एक अच्छा क्या दिखा, एक मुझे बहुत अच्छा मंदिर दिखा जिसमें कंजूर किसको बोलते हैं बच्चों? बुद्ध वचन अनुवाद को। कंजूर किसको बोलते हैं? बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित, है ना। तो कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। बता रहे एक मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर था। वहाँ पर कंजूर यानी बुद्ध वचन, जो बुद्ध जी ने जो वचन दिए थे उनका अनुवाद था, जिसको हम कंजूर के नाम से जानते थे, कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ जो मिल गई थी। मेरा आसन भी वहीं, मैंने आसन भी वहीं लगा लिया और बड़े मोटे मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। बता रहे एक पोथी जो थी वो 15-15 यानी उसका वजन बता रहे हैं, एक पोथी का वजन जो था वो 15-15 सेर से कम नहीं था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति ने फिर कहा कि क्या मैं अपने यजमानों के पास चला जाऊं? हर बार तो सुमति उनको मना करते रहे। बच्चों देखा होगा आपने, उन्होंने गांव में जाने को कहा, दूसरे गांव में तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जाओगे। अभी उन्होंने कहा था कुछ और, मैं अपने यजमानों से मिलना चाहता हूँ, तब भी उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब इस बार वो फिर सुमति पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपने दूसरे यजमानों से मिल लूँ, उनके पास चला जाऊँ। तो उन्होंने क्या कहा है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। कह रहे हैं कि अब मैं अपनी पुस्तकें जो थी, वो जो पोथियाँ थी, उनमें पढ़ने में व्यस्त हो गया था। तो मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। कह रहे हैं अब मैंने उन्हें नहीं रोका। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। उन्हें लगा कि वो 2-3 दिन के बाद आएंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि वो पोथियाँ पढ़ने में बिजी थे। लेकिन बता रहे कि वो उसी दिन चले आए। तिंगरी गांव से बहुत दूर नहीं था। बता रहे कि तिंगरी जो था, जिस गांव में वो ठहरे हुए थे, वो बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। बता रहे हैं कि इसके बाद हमने अपना अपना सामान उठाया और हम वहाँ से तिंगरी से यानी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यानी बच्चों अब मैंने आपको बता दिया है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको बताई हैं, है ना। कहीं पर किसी की दूरी बताई गई है या फिर एक शब्द बता दिया, जैसे बता दिया कि कंजूर किसको बोलते हैं, बुद्ध वचन अनुवाद को बोलते हैं, और बताया कि पोथियों का देखो वजन भी बताया है कि वो 15-15 सेर की थी। कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थीं? 103 पोथियाँ थीं। तो ये जो छोटे छोटे बच्चों जो हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए। और एक बार मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू बच्चों।